देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ठीक है, ये सवाल हमारा बेस्ड है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है बच्चों, तो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित ये हमारा सवाल है और इसमें देखिए हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। आपको एक बात पता होगी कि जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो धारा मापी में जो धारा होती है वो डायरेक्ट जीरो होती है। अपन से क्या पूछा गया है, आई जी का मान। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स है दिया हुआ ए, और ये पॉइंट्स है हमारा सी, और ये पॉइंट्स है हमारा डी, और ये पॉइंट्स है हमारा डी, बी और डी। अब अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध है 10 ओम, और दूसरा प्रतिरोध है 100 ओम, और तीसरा प्रतिरोध अर्थात सी डी के बीच का जो प्रतिरोध है वो है अपना 5 ओम, और ए डी के बीच का जो प्रतिरोध है अपना वो है 60 ओम, और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ना वो अपना है 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना धारामापी का प्रतिरोध है वो अपना है 15 ओम। तो आपको ये देखना है कि ये मैंने जानबूझकर ऐसा सवाल ले रखा है कि अब की बार हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। और बच्चों आपको बता दें, जब पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आएगा ना तो ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आपको व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में मिल गया ना तो फिर 5 नंबर का भाई नहीं बन पाएगा सवाल। समझ रहे हो? तो यहाँ से बेटे सबसे पहले मैं आपको धारा सिखाता हूँ। अभी मैंने सिखाई, यहाँ से धारा आई चली, यहाँ तक धारा अपनी आई गई, तो यहाँ पर जो धारा अपनी है ना ये आ गई I1, और यहाँ पर धारा मान लीजिए चली गई I2, यानी कि I धारा 2 हिस्सों में टूट गई, I1 I2। ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ तक धारा अपनी I1 ही चली, I1 चली, इसके बाद इसमें धारा चली गई, मान लेते हैं IG, क्योंकि धारा मापी की जो धारा होती है वो IG ली जाती है, और बकाया धारा जो बची है शेष वो अपनी हो गई I माइनस IG, इस साइड पे चली गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आ रही है अपनी IG और यहाँ पर आ रही है अपनी I2, तो यहाँ से जो अपनी धारा जाएगी ना बेटा वो जाएगी अपनी I2 प्लस IG। अब सबसे पहले ये देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। जैसा कि हम चेक करते हैं तो एक बार चेक करेंगे, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो हमें पता है हमारे पास संतुलन की अवस्था होती है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, पर जो है R1 की वैल्यू है अपने पास R1, अपने लोग R1 इसको मानते हैं, और इसको अपने लोग मानते हैं R2, और इसको अपने लोग मानते हैं R3, और इसको मानते हैं R4। स्टूडेंट ये R1, R2, R3 ये निर्धारित कर दिए जाते हैं डेरिवेशन करते टाइम। कहीं आप इसको कुछ भी मान लीजिए, R1 या R2 ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप इसको R1 इसको R2 मानेंगे तो फिर ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने इधर अपनी मर्जी से कुछ भी करा तो फिर फॉर्मूला आपका यहाँ चेंज होगा, इससे फ़र्क पड़ता है। फिर आप कहीं भी कैसे भी, यहाँ भी कुछ किसी को डिस्टेंस मान लो, यहाँ कुछ मान लो, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो R1 हमारा कितना है 100, और R2 अपना कितना है 60 इज इक्वल टू R3 है अपना 10, और R4 है अपना 5। हमने देखा कि 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, उसे तो कटेगा नहीं, यहाँ से 5 से काट दो, 5 बन जा 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, तो अपना आ गया 5/3 इज इक्वल टू 2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो व्हीट स्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में नहीं है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि सर अगर ये व्हीट स्टोन सेतु हमारा संतुलन की अवस्था में होता, डायरेक्टली धारा हमारी IG 0 हो जाती, बट समस्या ये है कि अब तो हमारा व्हीट स्टोन से संतुलन की अवस्था में है ही नहीं, तो धारा फिर कैसे निकालेंगे बेटे? यही तो 5 नंबर मिलेंगे आपको कारीगरी के। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर बेटे हम लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम।
और आज आप सीखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। उससे पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा। क्या याद रखनी है? नोट करके आपको ये याद रखना है। हालांकि मैं बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ ये बात, लेकिन आपको एक बार बढ़िया से एक बार और याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आप इस दिशा में चल रहे हैं और आप जिस भी दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में या मान लीजिए उस उधर से आप आ रहे हैं, तो आपके सामने सेल आ गया और आपके सामने सेल ऐसा आया कि आप उसके आपकी मुलाकात उसके मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से हो गई। तो जब आपकी मुलाकात उसके ऋणात्मक टर्मिनल से होती है तब आपको वोल्टेज को लेना होता है नेगेटिव। और अगर मान लीजिए आप चलते गए इधर ही इसी दिशा में आप चल रहे थे और आपकी मुलाकात हो गई धन टर्मिनल से, ठीक है, तो आप उसको लेंगे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से मिलेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज लेंगे, पॉजिटिव से मिलेंगे तो पॉजिटिव। एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आप इस दिशा में चल रहे थे और जब आप चल रहे थे तो आपकी मुलाकात हुई एक रेजिस्टेंस से अर्थात प्रतिरोध से। और बेटे धारा भी आपकी, आपने देखा कि आप इस दिशा में चल रहे थे, रेजिस्टेंस मिला, साथ में धारा भी इसी दिशा में चल रही थी। तो इन धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है ना, ये आपको बेटा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आप जब परिपथ में चलोगे तो इन चीज़ों से आपकी मुलाकात होगी। इसके बाद आपको याद रखना है कि मान लीजिए आप इस तरीके से चल रहे थे और आपकी मुलाकात इस दिशा में आप चल रहे थे और आपकी जो प्रतिरोध था और धारा की आपकी मुलाकात हुई आपकी दिशा के विपरीत, यानी आप तो जा रहे थे इधर और धारा आ रही थी इधर। तब आपको जो रेजिस्टेंस लेना है ना बच्चों, वो लेना है आपको माइनस का IR प्रतिरोध और धारा का गुणनफल आपको नेगेटिव ये है। तो बेटे यहाँ पर अब आपको एक चीज कतई याद कर लेनी, क्योंकि बच्चे ना बंद पास नहीं ले पाते हैं। तो मैं बताऊं, अगर आपको व्हीटस्टोन सेतु का सवाल आता है, चाहे I1 का मान पूछे, चाहे I2 का मान पूछे, चाहे IG का मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, आपको सिर्फ 3 बंद पास याद कर लेने अच्छे से। उन्हीं तीनों बंद पासों को हर सवाल में लिया जाता है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला बंद पास आपको याद कर लेना है कि ये वाला लिया जाता है। जिधर बंद पास लेने का तरीका होता है, जहां से स्टार्ट किया आपने वहीं पर आकर रुकना है आपको। तो बंद पास, सबसे पहले बंद पास लेंगे ABD A में, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आकर खत्म होता है ABD A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं ABD A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर स्टॉप हो। तो हम लोगों ने देखा कि ABDA यानी कि ABDA, इसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम जब इसमें लगाएंगे तो इसको हम कुछ थोड़ा आसान के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें बंद पास में चलना है A से B बढ़िया करके देखना है हमें क्या हो रहा है A से B में, और फिर हमें चलना है B से D। इससे थोड़ा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। और इसके बाद फिर हमें D से चलना है A पर, ऐसे चलना हमें। तो हम चलेंगे पहले A से B। तो A से B जब आप चले तो आपने देखा कि जिस दिशा में आप चल रहे हैं A से B, उसी दिशा में देखिए आपकी धारा बह रही है। इसका मतलब जिस दिशा में आप चल रहे हैं ना, उसी दिशा में आपकी करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पास में उपस्थित जितनी भी धाराएं हैं और प्रतिरोध हैं और वोल्टेज हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटे, 0 के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि यार इस दिशा में हम चल रहे हैं, इसी दिशा में धारा बह रही है, इसका मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक दिया जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 I1। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद हमें चलना है B से D। तो हम चले B से D। तो हमने देखा कि यार B से D जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में हमारी धारा चल रही है। तो प्रतिरोध है अपना इसमें G बराबर 15 ओम और धारा अपनी है IG। तो अपना कितना हो जाएगा 15 IG। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हमें कहाँ से चलना है, D से A। तो D से जब आप A चलोगे, अब की बार देखो आप चल रहे हो D से A,
धारा चल रही है ए से डी, इसका मतलब उल्टा उल्टा हिसाब हो गया। इसका मतलब क्या लेना है बेटे, हमें नेगेटिव का साइन लगाना है। तो जब नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो अपना आएगा 60I2 और इन सभी का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप जो है सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए पूरी समीकरण को 5 से। जब आप पूरी समीकरण को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20I1 प्लस के 3IG माइनस के 12I2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एक बंद पास आपको हमेशा यही सिलेक्ट करना है। सवाल में वैल्यू बदल सकती है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तरीका आपका यही अगर रहा ना तो आप उड़ाए आओगे 5 नंबर में। अब दूसरा बंद पास आपको याद रख लेना है कि एक बंद पास ये लिया जाता है BCDB में, BCDB में। तो एक हम ये लगाएंगे, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि बंद पास BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसको भी हम वैसे ही लिख ले रहे हैं, ये भी आप भी पेपर में इसी तरीके से लिख लेना, क्योंकि इससे गलती के चांस बहुत कम रह जाते हैं। एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाता है। देखिए सबसे पहले आप बस B से C ही चलिए। तो आपने देखा कि यार B से C जब चल रहे हैं ना तो धारा भी हमारी उसी दिशा में चल रही है। तो प्रतिरोध है 10 ओम और धारा है I1 माइनस IG। सीधा लिखना है आपने, और जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में धारा है, तो नेगेटिव का साइन आ नहीं सकता। ये चीज पहले ही बता दी। अब इसके बाद में B से C हो गया, अब C से D चल जाइए। तो C से जब D चलेंगे तो आप तो चल रहे हैं C से D, करंट आपको दिख रही है D से C, तो इसमें तो नेगेटिव लगाना बनता है ना। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा माइनस के 5 और साथ में I2 और प्लस में IG, ये अपना आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद C से D हो गया, अब D से B चलना है। तो D से B यानी कि नेगेटिव, क्यों? क्योंकि धारा आ रही है अपनी B से D, हम चल रहे हैं D से B। तो 15 IG नेगेटिव, 15 IG अब अपना आ गया इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम 5 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2, यहाँ पर I1 माइनस IG और आ जाएगा अपना यहाँ से I2 प्लस में IG और माइनस का 3IG इज इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं तो अपने पास आया 2I1 माइनस 2IG माइनस I2 माइनस IG माइनस 3IG इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि यार 2I1 तो एक ही बार है, IG 1 और 3 और 3 6, ओवरऑल कितनी बार है IG भाई? 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 6 तो है अपने पास IG, 6 कितने क्या है अपने पास IG, और ये अपना बन गया I2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर अपनी बन गई 2। ये क्या बन गई? समीकरण नंबर 2। अब बहुत अच्छे से आपको देखना है बच्चों, एक बंद पास बस आपको उल्टा करना है। ये आपको ध्यान रख लेने हैं कि 3 बंद पास से व्हीटस्टोन सेतु का कोई भी सवाल है, चाहे उसमें I1 पूछा गया हो, चाहे I2, चाहे IG, आप उड़ा दो। बस आपको 3 बंद पास ध्यान रखना। अगला बंद पास आपको याद रखना है ये वाला, ADC और घूम घाम के ADC और घूम घाम के A। तो ये जो आपको बंद पास दिख रहा है ना बच्चों, ये यहाँ से गए ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ये वाला बंद पास। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक बंद पास लगा रहा बेटे, ध्यान से सुनना कि बंद पास ADCA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, चलिए इसको भी बच्चों वैसे लिख लेते हैं कि भैया सबसे पहले चले A से D, फिर चले D से C, फिर चले C से A। बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, A से D, D से C, C से A। तो A से जब D चले
तो भैया जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में बढ़िया करके धारा चल रही है। प्रतिरोध है 60, धारा है I2, तो अपना आ गया यहाँ पर 60 I2 पॉजिटिव का। इसके बाद चलना है D से C, तो D से C हम भी चल रहे हैं, धारा भी हमारी D से C चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 I2 प्लस IG, तो अपना आ गया 5 और I2 प्लस IG, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके बाद कहाँ से चलना है? C से A, तो C से A चल रहे हैं, तो हमारी मुलाकात हुई बैटरी से, और बैटरी के कौन से सिरे से मुलाकात हुई? नेगेटिव, तो वोल्टेज हमें क्या लेना है? नेगेटिव 10 वोल्ट। इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स बच्चों वो आपके लिए कैप्सूल की तरह काम करते हैं, कैप्सूल की तरह समझ। अब बस आपको क्या करना है, इसमें भी 5 का डिवाइड लगा देना। तो जब आप इसमें 5 का डिवाइड लगाएंगे, और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर भी हमने 5 का डिवाइड लगाया था, आप ध्यान रखने के लिए यहाँ पर 5 शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप 5 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 12 I2 प्लस I2 प्लस I1G माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अपना हो गया यहाँ पर 13 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर हो गई अपनी 3 हो गई। यहाँ से 3 समीकरण निकल के आएंगे, अपने पास ये 3 समीकरण निकल के आ गई हैं। अब आप देखिए कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान में रखते हुए देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो अगर हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाए और 6 होने के बाद अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूँ तो हमारा IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी ही देर में सब कहानी समझ में आ जाएगी कि क्यों करा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि यहाँ पर आप देखिए 20 I1 प्लस का 3 IG और माइनस का 12 I2 इज इक्वल टू 0, और इसके बाद में यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से। और बाकी हमारे पास जो दूसरी समीकरण है वो लिख लेंगे हम। पहले तो देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा आपका 40 I1 प्लस का 6 IG माइनस का 24 I2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दूसरी वाली समीकरण उतार लीजिए, अपना है 2 I1 माइनस का 6 IG और माइनस का I2 इज इक्वल टू 0। तो आप सीधा इनको जोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट्स आपको उस तरीके से नहीं जोड़ना है यहाँ पर कि आप साइन चेंज करें, साइन नहीं चेंज करने हैं, ऐसे ही जोड़ रहे हैं नॉर्मली। सिर्फ हम जो हमारी समीकरण 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है सिर्फ उसको ही हम ऐड कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं बस। 2 का समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शो भी कर दे रहा कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि यार 6 IG कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर 40 और 2 हमारे 42 हो गए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास 25 I2 हो गए, तो 25 I2 हो गए। यहाँ से अगर आप I1 का मान निकालेंगे तो 25 I2 डिवाइड बाई 42 में, अगर यहाँ से आप मान निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 42 I1 इज इक्वल टू 25 I2। कहना थोड़ा हल्के हल्के बोल। हमने यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखिए I1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 25 I2 अपॉन में 42, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। अगर मैं समीकरण नंबर 2 में I1 की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, तो हमारी समीकरण I2 और IG में ही तो कन्वर्ट हो जाएगी। बस फिर हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी समीकरण I2 और IG में कन्वर्ट हो गई, ये भी समीकरण I2 IG में कन्वर्ट हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे समीकरण को, और हमारे पास IG का मान आएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, यानी चलो मैं इसको लिखता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हमने मान रख दिया, तो अपना है 2 इंटू में 25 I2 इज इक्वल टू 42 माइनस का 6 IG माइनस के I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया अपना। तो आ गया 25 I2 अपॉन 21 माइनस का 6 IG माइनस का I2 इज इक्वल टू 0।
इसके नीचे आप मान के इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अपना कितना 21 और यहाँ पर आ गया 25i2 माइनस का 126 IG और माइनस का अपना आ जाएगा 21i2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 21 इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये 0 ही हो जाएगा और 25i2 में से आप 21i2 माइनस करेंगे तो 4i2 माइनस का 126 IG इज इक्वल टू 0। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 4 डाल दिया इसको समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखना। अब अगर हम समीकरण 4 और समीकरण 3 को लिख लें, समीकरण 4 और समीकरण 3 को लिख लें तो हमारा काम आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भी I2 यहाँ पर भी IG दोनों समीकरण सेम हो गई। I2 बस हम उड़ा देंगे और फिर हमारा काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो मैं 3 को पहले लिख ले रहा। 3 है अपने पास 13i2 IG इज इक्वल टू 2 और ये आ गया अपना 4i2 माइनस का 126 IG इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52i2 प्लस 4IG इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी इतना ही आएगा 52i2 माइनस और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 13 6 जा कितना होगा 78। तो यहाँ पर आ गया 8 और कैरी हो गए हमारे 7। तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ गया कंप्लीट आ जाएगा 1638 आ जाएगा अपना। और अगर हम बात करें तो हमारे पास इधर आएगा 0। तो अब आप साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गए कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर आ गया आपका कितना 1642 इज इक्वल IG। यहाँ पर IG स्टूडेंट्स लिखना भूलिए। तो ये अपना IG और इज इक्वल टू आ गया अपना 8। तो अगर यहाँ से हम IG का मान निकालते हैं, यहाँ से अगर हम IG का मान निकालते हैं तो IG जो आएगा अपना स्टूडेंट्स वो आएगा 8 अपॉन ये अपना एम्पियर में आ गया। अगर आप इसे नहा धो के खा पी के मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा 0.00 और 487 एम्पियर, ये आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स अगर आप इसे सोल्व करोगे। तो ये देखिए हमने किस तरीके से IG का मान निकाल लिया। तो इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम से आप जटिल से जटिल परिपथ को भी सोल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि परिपथ हमारा यही परिपथ अगर हमारा संतुलन की अवस्था में होता, यही परिपथ हमारा संतुलन की अवस्था में होता तो बहुत आराम से सवाल लग जाता। और जब ये संतुलन की अवस्था में नहीं होता है सवाल वही होता है और इतना हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान से आपको देखना है, यहीं तक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या है कि आपको ध्यान